सभी को नमस्कार। मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा है और मैं बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं 68th बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार विशेष से, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत नॉलेज होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो डेफिनेटली आपको इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहला है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो कि दांडी यात्रा भी बोलते हैं इसको, ये 1930 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसमें बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया। सबसे पहले ये समझते हैं बिहार में नमक जो है बनाना स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक चीज समझिएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि आपको नमक कर बनाने के साथ साथ एक चौकीदारी कर नहीं देने का विचार भी किया था, चौकीदारी टैक्स। तो इसमें चौकीदारी टैक्स तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका ई नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, ये 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था। ठीक, इसमें क्या किया था, पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था। अब पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ ये सविनय अवज्ञा का भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ये आपको दिमाग में बैठाना है। 1929 में लाहौर सेशन। इसी सेशन में क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और झंडा फहराया था रावी नदी के किनारे। ठीक है, आगे आते हैं। इस प्रस्ताव ये जो प्रस्ताव था, लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था, उसमें ये बोला गया कि हम लोग संपूर्ण बिहार में और संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी कि इसमें क्या बोला गया कि, ये प्रस्ताव में क्या बोला गया, इस प्रस्ताव में बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित बिहार सहित संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। ठीक, और मनाया भी गया। अब समझिए ये डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है 26 जनवरी 1930, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए। स्वाधीनता दिवस क्योंकि हमारा संविधान जो है, संविधान याद रखिएगा, संविधान बना कब था, संविधान बना था आपको 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। लेकिन संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए हैं 1930 में। इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, क्योंकि इसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाए थे, इसलिए ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आप समझिए 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस नहीं, यानी कि 26 नवंबर को क्या बोलते हैं, संविधान दिवस, सॉरी, संविधान दिवस। संविधान इस दिन बना था, इसलिए इस डेट को याद रखने के लिए इसको संविधान दिवस बोल दिया गया। अब आगे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है नमक आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गांधी जी गांधी जी जो है 12 मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक, और 6 अप्रैल तक चलता है। 6 अप्रैल 1930 को
दांडी में नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है ये, ठीक है। अब ये तो हो गया इंडिया का, ये हो गया इंडिया का। अब इंडिया के पैरेलल बिहार में भी चल रहा है। बिहार में कैसे चल रहा है देखिए। बिहार में नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह जो है, बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट कब होता है? 15 अप्रैल। चंपारण और सारण, चंपारण और सारण जिला में 15 अप्रैल 1930 में ही, 1930, 15 अप्रैल 1930, चंपारण और सारण, ये दोनों आप याद रखिएगा, चंपारण और सारण में, ठीक। आप ये समझिएगा इसमें क्या करता है, नमकीन मिट्टी से नमक बनाया था। इसमें जो नमक बनाया था, नमकीन मिट्टी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। उसमें क्या था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, तो इस नमक कानून को तोड़ दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, देखिए हम लोग जनरली सविनय अवज्ञा आंदोलन ही पढ़ रहे हैं, और इसी का एक पार्ट है नमक आंदोलन। और बिहार में नमक आंदोलन के साथ एक चौकीदारी कर नहीं देने का भी एक आंदोलन चला था, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। अब इसमें एक चीज और, जब नमक आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में शराब को रोकने के लिए भी और विदेशी वस्त्र के लिए भी आंदोलन चला। मतलब क्या चला बिहार में इस समय, इसी समय शराब विरोधी विरोधी एक्चुअली शराब विरोधी का, शराब दुकानों का के विरोध में, शराब की दुकानों और विदेशी वस्त्र का विरोध हुआ, विदेशी वस्त्र का विरोध हुआ। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक। और 1930 ईस्वी में आपको ये भी स्वदेशी लीग भी स्थापना होता है, स्वदेशी लीग, स्वदेशी लीग, ठीक है। और ये जो स्वदेशी लीग था 1930 में जो लागू हुआ था, इसका स्थापना करते हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? सर अली इमाम, सर अली इमाम। तो ये भी आपको याद रखना, सर अली इमाम। स्वदेशी लीग का स्थापना अध्यक्ष कौन है? सर अली इमाम, ठीक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में क्या हुआ था? चौकीदारी कर, चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया था। चौकीदारी कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया, आंदोलन चला कहाँ पर? बिहार में। और चौकीदारी कर नहीं देंगे ये कौन बोला था? कौन कौन सा एरिया था जो बोला था, इसमें मेनली पार्टिसिपेट किया था? तो देखिए नमक आंदोलन तो सबसे पहले स्टार्ट ही हुआ है आपका कहाँ पर? चंपारण और सारण में। ये दोनों तो रहेगा ही, तो इसको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, चंपारण सारण। इसके बाद इसमें कौन आता है? शाहाबाद, जो भोजपुर वाला एरिया है उसको शाहाबाद बोलते थे, ठीक है, शाहाबाद। उसके बाद पूर्णिया होगा, पूर्णिया। मुंगेर है, मुंगेर तो भाई कहीं पीछे नहीं हटता है, मुंगेर हो गया। पटना, पटना तो फेमस है हर विद्रोह में। तो ये 5 एरिया आपको याद रखना है, छह एरिया, चंपारण सारण शाहाबाद पूर्णिया मुंगेर पटना, चंपारण सारण शाहाबाद पूर्णिया मुंगेर पटना, इतना एरिया आपका घुसता है इसमें। अब एक चीज और आपको समझना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में एक नंगी हड़ताल भी चला था विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। तो नंगी हड़ताल कहाँ चलता है? छपरा, छपरा जेल का कैदी लोग करता है, छपरा जेल की के कैदियों ने द्वारा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए, बहिष्कार के लिए। तो आपको ये समझना है कि नंगी हड़ताल जो है वो छपरा जेल के कैदी करते हैं विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने के लिए।
छपरा जेल के कैदी करते, आपसे पूछेगा नंगी हड़ताल कहाँ किया गया था, तो छपरा जेल के कैदियों के द्वारा। ये भी हो गया एक क्वेश्चन। आपको याद रखिएगा, ये सारा जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारा एक क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है ना। अब देखिए होता क्या है, 30 जून 1930 को कांग्रेस को जो है क्या बोलते हैं, बिहार में कांग्रेस को ये घोषित कर देता है अवैध संगठन। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित करता है, अवैध संगठन घोषित कर दिया। किसने? अंग्रेज ने ही किया, और कौन करेगा। अवैध संगठन घोषित किया, और अवैध संगठन घोषित करने के साथ ही 5 जुलाई, देखिए ज्यादा दिन नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 30 तारीख का ही होता है, लास्ट दिन था महिला का। अब 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 महीना के लिए, 6 महीने के लिए राजेंद्र प्रसाद को 6 माह की कैद की सजा दी गई। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को 6 माह की कैद की सजा दी गई। इसी में कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया, उसी में। अब देखिए, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद ये अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है भागलपुर में दीप नारायण सिंह को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना, यानी कि मैं जेल में हूं, तुम मोर्चा संभालो। उत्तराधिकारी चुना, किसको चुना? भागलपुर में दीप नारायण सिंह को। और इसको स्थगित कौन कर देते हैं बाद में? इसको स्थगित कर देते हैं महात्मा गांधी। बोलते नहीं, रुक जाओ, स्टॉप कर दो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टॉप कर दिया गया। ठीक, गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद इस आंदोलन को स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो गया पूरा बिहार के रिस्पेक्ट में। तो इसमें नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया? तो चौकीदारी कर, चौकीदारी कर का विरोध। सारण और चंपारण, ठीक है, ये दोनों जिला याद रखना, चौकीदारी कर का विरोध सारण और चंपारण। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 20 जुलाई 1937 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री कृष्ण सिंह सरकार का गठन करता है, बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन करता है। बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया, गठन किया 20 जुलाई 1937 को। ठीक, बहुमत दल था उस समय, लेकिन लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। विधानसभा चुनाव जो है 1937 में हुआ था, जिसमें 152 स्थान पर चुनाव हुआ था। कांग्रेस 98 सीट पर जीता था, और मुस्लिम लीग जो है इसमें आपका कम सीट पर जीता था। मुस्लिम लीग इसमें था, मुस्लिम लीग से एक था इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। उसका सीट याद नहीं आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक, वो भी लड़ा था और वो जीता था। उसका सीट है, सीट उसका याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो 98 सीट पर कांग्रेस जीता, और कांग्रेस से थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह हेड थे कांग्रेस से, श्री कृष्ण सिंह। इनको बोला कि भाई आप अपना, हैलेट जो थे उस समय के राज्यपाल, एमजी हैलेट, उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए। इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन हमारे सरकार बनाने के बाद कोई किसी भी तरह का राज्यपाल के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और राज्यपाल के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया तो इन्होंने सरकार नहीं बनाया। तो इंडिपेंडेंट पार्टी से जो थे मोहम्मद यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस, इन्होंने पार्टी बनाई। इन्होंने अगले जो थे सबसे ज्यादा वोट लाने वाले इंडिपेंडेंट पार्टी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। अंतरिम अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए, बिहार के फर्स्ट सीएम, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने रिजेक्ट कर दिया था। श्री कृष्ण सिंह पहले कांग्रेसी सीएम है, पहले कांग्रेसी सीएम है, ये आपको याद रखना है, पहले कांग्रेसी सीएम, लेकिन फर्स्ट सीएम मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस है, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता हैं। ठीक, और इन्होंने 1 अप्रैल अप्रैल 1937 को सरकार बनाई थी, और 20 अप्रैल को पुनः, यहाँ देखिए, 1 अप्रैल को सरकार बनाई और 20 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह बोले कि हम सरकार बनाएंगे, तो इन्होंने फिर से सरकार बना दी। पहले मना किए, बाद में बोले कि हम सरकार बनाएंगे, फिर बनाई। फिर फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिए, क्यों? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने से संबंधित मुद्दा को लेकर। ठीक, और एक चीज और आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह जब बने थे उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? पहले विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष बिहार विधानसभा का, विधानसभा का अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी। और विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष बनेंगे राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, ये भी याद रखना है। चलिए, ये आपका श्री कृष्ण सिंह से रिलेटेड सारा चीज हो गया। आगे आता है अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को यहाँ से करवाते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियाँ, बतक मियाँ, कल बताए थे यही क्वेश्चन। बतक मियाँ जो था एक खनसामा था, यानी कि मुख्य रसोईया, खनसामा मुख्य रसोईया, खनसामा बोलते हैं मुख्य रसोईया को, जो सबसे मेन रसोईया होता है। इसको अंग्रेजों ने, गांधी जी जो है उस समय वहाँ नील कोठी, नील कोठी है चंपारण में, नील कोठी के मैनेजर, नील कोठी के मैनेजर इरविन थे। इसके मैनेजर कौन थे? इरविन, इरविन से मिलने आ रहे थे। ठीक, और उसमें चंपारण में गांधी जी का बहुत बोलबाला था, तो आदमी लोग बोला कि गांधी जी जो है इसको मरवा दिया जाए और जहर दे दिया जाए इसके खाने में। खाने में जहर देने के लिए, दूध में जहर देने के लिए बोला था बतक मियाँ को। बतक मियाँ दूध दिया, लेकिन दूध दे के राजेंद्र प्रसाद को बता दिया कि इसमें जहर है, और राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को बचा लिए। तो इस तरह बतक मियाँ जो है गांधी जी की जान बचाते हैं, लेकिन इसके बदले इसको नौकरी से अंग्रेज निकाल देते हैं, और नौकरी से निकाल देने के बाद इन पे काफी यातनाएं भी की जाती हैं। चलिए, चंपारण सत्याग्रह का बात हुआ है, तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है उसको पूरा डिटेल से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह है बिहार में। चंपारण सत्याग्रह, इसको समझते हैं। ये 20 कट्ठा जो होता था किसान को, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे, 20 कट्ठा में से
3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था उस समय। यानी कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा है तो उसमें से 3 कट्ठा में नील का खेती किया जाएगा। तो जितना भी खेत है उसका 3/20 पर नील का खेती होगा, और इसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली यानी कि 3/20, जितना खेत है उसका 3/20 पर नील का खेती किया जाएगा। ये होता है 3 कठिया प्रणाली। ठीक, इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण सत्याग्रह का गठन किया गया। किसान में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की खेती करने से होता क्या था, एक साल आप नील की खेती करेंगे तो खेत को ये कर देता था बंजर। खेत को बंजर खेत को बंजर करता था, यानी कि वहां नील उगेगा और इसके अलावा कोई भी चावल गेहूं वगैरह कुछ भी नहीं उगेगा। खेत को बंजर कर देता था, और ये आर्थिक रूप से शोषण था किसानों का। ठीक है, क्योंकि नील का खेती में उन लोगों को ज्यादा फायदा होता नहीं था, कम होता था पैदावार, और उस जगह पर अगर वो चावल दाल उगाता तो वो उसका जिंदगी भी चलता। तो 1916 में होता है कांग्रेस अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन, ये ईयर याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। 1917 में होता है, लेकिन उससे एक साल पहले लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं राम राजकुमार शुक्ल। तो वही 1916 से स्टार्ट होता है ये लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसमें राजकुमार शुक्ल जो है राजकुमार शुक्ल जो है वो कांग्रेस में आते हैं, और कांग्रेस में आकर अपना चंपारण का हाल बताते हैं। कौन बताते हैं? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल का गांव कौन है? मुरली भरहवा उनका गांव है। मुरली भरहवा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजकुमार शुक्ल का गांव कहाँ है? मुरली भरहवा। ये आते हैं राजकुमार शुक्ल और अपना पक्ष गांधी जी के सामने रखते हैं, लेकिन इनके पक्ष को रखता कौन है? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद प्रसाद जो है राजकुमार शुक्ल के प्रस्ताव को कांग्रेस में रखते हैं। राजकुमार शुक्ल ने प्रस्ताव को पेश किया, चंपारण के प्रस्ताव को, कि देखिए चंपारण में ऐसा ऐसा हाल है, वहां बहुत बुरा हाल है, कुछ करना जरूरी है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया, और यहीं पर शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी को आमंत्रित किया। अभी तक गांधी जी बहुत फेमस नहीं थे भारत में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इनके बारे में कहानियां सब सुने थे। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया कि आइए, जिस तरह आपने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ आपने जो लड़ाई लड़ी है, उसी तरह आप भारत में भी चंपारण में आइए और हमारे मामले को सुनिए। अब देखिए गांधी जी पटना कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल 1917। डेट याद रखते रहना है। गांधी जी कहाँ आते हैं? गांधी जी कलकत्ता से पटना पटना आ गए। ठीक, 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल को पटना से चंपारण। चंपारण चंपारण कहाँ है? मोतिहारी में है। चंपारण मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी पहुंचे। ठीक, 15 अप्रैल को वो मोतिहारी पहुंच गए 1917 को। ठीक, और चंपारण में मजिस्ट्रेट जो है, उसमें गांधी जी वहां पहुंचते हैं और वो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव उससे जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन कोई भी उस समय इंडियंस की हेल्प करने के लिए नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। 16 अप्रैल 1917 गांधी जी को बोला, भाई आप चंपारण आए हैं, चुपचाप से चले जाइए, यहाँ आपको रुकना नहीं है।
कौन अधिसूचना जारी करता है? चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। यानी कि डीएम जो है उस समय वो अधिसूचना निकालता है, नोटिस निकालता है। नोटिस निकाला कि आप, यानी कि गांधी जी, आप किसको बोलते हैं? गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए, चंपारण छोड़ने के लिए नोटिफिकेशन निकाला। ठीक, इसके बाद धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए, धारा 144 जो कि उस समय दंड प्रक्रिया संहिता थी, सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी का धारा 144 का उल्लंघन करने में, उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप में गिरफ्तार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया धारा 144 का उल्लंघन करने में। और गिरफ्तार करके इनको 21 अप्रैल 1917 को रिहा किया गया। रिहा किया गया। और इनको कहा उल्लंघन करके जो गिरफ्तार किया गया, कौन जेल में? मोतिहारी जेल में रखा गया। मोतिहारी जेल में रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मोतिहारी जेल में रखा गया। ठीक, अब गांधी जी जो है 13 मई, अब गांधी जी ठान लिए कि हम नहीं जाएंगे, हमको जेल में डाल दिया, अब हम नहीं जाएंगे यहाँ से। 13 मई 1917 गांधी जी अपना रिपोर्ट बनाते हैं चंपारण को लेकर। ठीक, वकील तो थे ही, नॉलेजेबल पर्सन थे ही। स्वतंत्र जांच कर, स्वतंत्र जांच कर जांच रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन होता है। यानी कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एक समिति का गठन करने के लिए होता है। वो उस समिति का नाम है चंपारण एग्रेरियन समिति। देखिए कितना बड़ा डिसीजन लिया गया कि गांधी जी का एक रिपोर्ट से चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हो गया। और इस समिति का अध्यक्ष पूछता है आपसे, इस समिति का अध्यक्ष जो है, इस समिति का अध्यक्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी सलाई। एफ जी सलाई। एफ जी सलाई। चंपारण एग्रीरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई। और इसके एक मेंबर जो थे, मेंबर महात्मा गांधी भी थे। यानी कि मेंबर इसके कौन कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और कुछ भी मेंबर थे जो फेमस हैं, जैसे एल सी अदामी, ठीक है, डॉक्टर जे रीड, जी रैनी, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है। गांधी जी इसके एक मेंबर थे और ये भी देख रहे थे कि कैसे करके रिपोर्ट ये लोग लेता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? देखिए, गांधी जी के सहयोगी, गांधी जी अकेले नहीं थे। याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बचाने वाले राजेंद्र प्रसाद हैं। बतख मियाँ जो जहर मिलाए थे उसमें उसमें बचाने वाले राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो गांधी जी के सहयोगी तो एक राजेंद्र प्रसाद होंगे ही। आइए देख लेते हैं कौन कौन है। राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम है, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, उसके बाद धरणीधर। धरणीधर। अगले व्यक्ति मजहरुल हक। मजहरुल हक। रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण।
शंभू शरण। और कोई थे सबसे मेन आदमी जो इनको बुलाया था, राजकुमार शुक्ल। तो इतने आदमी थे जो गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरूल हक, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। इतने आदमी थे जो राजेंद्र प्रसाद के सहयोगी थे। चलिए, तो ये चंपारण भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की? तो स्वामी विद्यानंद। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई, जिसे बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक इत्यादि द्वारा नेतृत्व दिया गया। लेकिन दरभंगा में कौन नेतृत्व किया? असहयोग आंदोलन का दरभंगा में नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। चलिए, असहयोग आंदोलन और बिहार देख लेते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन देख लेते हैं। जितना भी रिलेटेड टॉपिक है असहयोग आंदोलन का, वो इसमें समाप्त हो जाएगा। चंपारण देख लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लिए, अब असहयोग आंदोलन, जो भी टॉपिक पूछा हुआ है अभी तक एग्जाम में, वो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। यानी कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में होता है विशेष अधिवेशन। क्या होता है? विशेष अधिवेशन। अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा स्वीकार किया गया। गांधी जी द्वारा स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लेकिन आपका दो अधिवेशन होता है। एक होता है नागपुर अधिवेशन। एक 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव था असहयोग पर, उसको पूर्ण स्वीकृति मिल गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण स्वीकृति मिली। पूर्ण स्वीकृति मिली। नागपुर अधिवेशन। तो ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो भी है तथ्य है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के साथ साथ नशाबंदी आंदोलन कहाँ चला? तो याद रखिएगा, नवंबर 1920 में चलता है नशाबंदी आंदोलन। नशाबंदी आंदोलन असहयोग आंदोलन के पैरेलल चल रहा है ये। तो नवंबर 1920 में नशाबंदी आंदोलन ये कहाँ चलता है? शाहाबाद। शाहाबाद, जिसको भोजपुर भी बोलते हैं, शाहाबाद में चलता है नशाबंदी आंदोलन। अगला, असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में नाम वापस ले लिया। तो चुनाव में नाम वापस कौन लेता है? चुनाव में नाम वापस लिया, यानी कि चुनाव में अपना नाम देने वाले थे लेकिन चुनाव से नाम अपना वापस ले लिया। वो कौन कौन थे? तो पहला थे आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। दूसरे व्यक्ति मजहरूल हक। मजहरूल हक। तीसरे व्यक्ति ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद। और चौथे व्यक्ति मोहम्मद शफी दाऊदी। मोहम्मद शफी दाऊदी। यानी कि यहाँ पे ये चार व्यक्ति जो है अपना चुनाव से नाम वापस ले लेते हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा
ये चारों व्यक्ति भी असहयोग आंदोलन में रिलेटेड है। राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक। उसके बाद वकालत कौन छोड़ता है? तीन तीन काम होता है इसमें। वकालत का पेशा छोड़ता है इसमें, पेशा छोड़ा। एक आदमी जो है वो अपना राय साहब की उपाधि लौटा दी, राय साहब की उपाधि लौटा दी, उपाधि लौटा दी। और एक व्यक्ति जो है अपना मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया, मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये तीनों बताना है कौन था। वकालत छोड़ने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने वकालत छोड़ दिया और राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद, राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसका प्राचार्य यानी कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना स्थापना की जाती है। और स्थापना करने के साथ साथ इसके जो आपके प्राचार्य रहते हैं, यानी कि हेडमास्टर बोलिए या फिर प्रिंसिपल बोलिए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में आपको 6 फरवरी को 6 फरवरी 6 फरवरी 1921 गांधी जी जो है एक उद्घाटन करते हैं और वो क्या है? बिहार विद्यापीठ। यही राष्ट्रीय जो महाविद्यालय है, राष्ट्रीय महाविद्यालय, इसका स्थापना होता है। इसी के प्रांगण में जो है वो विद्यापीठ का गठन होता है, यानी कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में, यानी कि उसी का कैंपस में के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का गठन, विद्यापीठ का उद्घाटन उद्घाटन कौन करते हैं? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया, तो आपको ये हाईलाइट करना जरूरी है। बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ गठन कब होता है? 1921, 6 फरवरी 1921, डेट भी याद रखना है। और इसके कुलपति और कुलाधिपति, कुलपति और कुलाधिपति किसको बनाया जाता है? कुलपति और कुलपति बनाया जाता है मजहरूल हक, सॉरी कुलपति नहीं, कुलाधिपति। मजहरूल हक को कुलाधिपति बनाया जाता है और कुलपति बनाया जाता है ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद को। समझ सकते हैं मजहरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद का असहयोग आंदोलन में योगदान, आप समझ सकते हैं कि इनको कुलपति और कुलाधिपति का बनाया जा रहा है। अब मजहरूल हक जो है यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान ही सदाकत आश्रम का स्थापना करते हैं, सदाकत आश्रम का स्थापना, आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही होती है। और कौन करते हैं? मजहरूल हक, मजहरूल हक, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, और यही सदाकत आश्रम से मजहरूल हक जो है एक अखबार निकालना स्टार्ट करते हैं, जो कि दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन स्टार्ट करते हैं। ये मजहरूल हक यहीं से, दी मदरलैंड। तो आपको देखिए यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन हो गया, ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा हुआ है। दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजहरूल हक करते हैं, और कहाँ से? सदाकत आश्रम से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि
30 सितंबर सदाकत आश्रम से ये मजहरूल हक जो है, ये दी मदरलैंड का स्थापना कब करता है? 30 सितंबर, सितंबर 1921, 30 सितंबर 1921 को, यानी कि ज्यादा दिन बाद नहीं, तुरंत दी मदरलैंड। अब देखिए आपसे पूछता है 1921 में, 22 दिसंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है, आगमन होता है। और इसी दिन पटना में हड़ताल होती है, हड़ताल, विद्रोह, पटना में हड़ताल होती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और आपको याद रखना है, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से मोहम्मद सज्जाद जो है वो इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी में किया गया। इमारत ए शरिया का गठन किसके द्वारा किया गया? मौलाना सज्जाद। कहाँ पर? फुलवाड़ी शरीफ, पटना में, फुलवाड़ी शरीफ, पटना, मौलाना सज्जाद के द्वारा, फुलवाड़ी शरीफ, पटना में। किसके सहयोग से? ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना करने वाले हैं, ऐसे सेंटर में किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923। देखिए यहाँ चौरी चौरा घटना होता है, चौरी चौरा चौरा घटना 5 फरवरी को, और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी। तो इससे काफी दुखी थे चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास सोचे थे कि ये इन्हें जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन जो होता है उसमें जब इन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा तो इनकी कुछ बात सुनी जाएगी। लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनी गई और कि ये इस मामले से खिन्न होकर, अलग होकर, ठीक है, इसको समझिए, पूरा इसका परिदृश्य आप समझिएगा। तो इनको अध्यक्ष बनाया जाता है 37वां अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है बिहार में, तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन। और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन होता है 1922 में। कहाँ पर होता है? गया में, गया में, गया में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। गया में अधिवेशन होता है और चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यानी कि कांग्रेस जो है, इसमें कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस द्वारा विधायिका में, यानी कि लेजिस्लेचर में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय किया गया। के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, यानी कि बोला कि हम लोग लेजिस्लेचर में भाग नहीं लेंगे। चित्तरंजन दास बोले कि लेजिस्लेचर में भाग क्यों नहीं लेंगे? जब तक हम लोग लेजिस्लेचर में भाग नहीं लेंगे तब तक हम लोग किसी भी तरह का कानून चेंज नहीं कर सकते हैं। देश में आप कानून चेंज करना चाहते हैं, आपको लेजिस्लेचर में, कानून बनाने वाली संस्था में एंट्री लेना होगा। और ये इसके सपोर्ट में कौन थे? मोतीलाल नेहरू
और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो पीटीसी विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। प्रवेश के पक्ष में थे। पक्ष में थे, ये बोले कि हम प्रवेश के पक्ष में हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। लेकिन निर्णय क्या लिया गया, आप देख ही रहे हैं। विधायिका के भाग में विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार किया गया। तो ये लोग बोले कि ना, हम लोग अलग हो जाते हैं। और इन लोग जो है 1 जनवरी 1923 को ये बनाते हैं स्वराज पार्टी। ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को इन्हीं दोनों के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक। अब ये स्वराज पार्टी का गठन, जो चीज सेंटर में होता है वो बिहार में भी होता है। ठीक। और बिहार में इसके प्रमुख नेता थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो आगे आते हैं। बिहार में फरवरी 1923 में होता है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। फरवरी 1923 में होता है स्वराज पार्टी का गठन। अब समझिए, स्वराज पार्टी का गठन करेंगे श्री कृष्ण सिंह। कौन करेंगे गठन? श्री कृष्ण सिंह द्वारा। लेकिन ये ना तो अध्यक्ष है ना सचिव है, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठन, ये प्रमुख नेता हैं, लेकिन ये ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही सचिव हैं। तो भाई स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, आपको दोनों याद रखना है। स्वराज पार्टी का गठन जो बिहार में होता है, उसके अध्यक्ष और सचिव दोनों का नाम आपको याद रखना है। अध्यक्ष के नाम है श्री नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद। और सचिव का नाम है अब्दुल बारी। सचिव का नाम क्या है? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी। ये दोनों नाम आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो ये आपको बिहार में स्वराज पार्टी का गठन, ये आपको टोटल टॉपिक ये समाप्त हो गया है। अगला, इसमें से बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है। चलिए प्रथम राज्यपाल भी देख ही लेते हैं बिहार का हम लोग। ठीक, राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल, बिहार का पहला राज्यपाल था सिप्टन, सर जेम्स डेविड सिप्टन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। चलिए इसको समझते हैं। भारतीय राज्यपाल तो नहीं ना बोल रहा है, पहला राज्यपाल बिहार का बोल रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो है, राज्यपाल यानी कि जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर, वो क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, प्रमुख होता है राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके पास 3 पावर है। कौन कौन पावर है? विधायी पावर, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 तरह का पावर इसको दिया गया है। पावर यानी कि अधिकार इसको दिया गया है। ठीक। और इस अधिकार का जिक्र जो है, इस अधिकार का जिक्र जो है वो आर्टिकल कितना से कितना तक किया गया है? इसका जिक्र जो है आर्टिकल 152 से 162 तक किया गया है। 152 से 162 तक किया गया है। ठीक। और ये जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, अपना कोई डिसीजन नहीं लेगा, सलाह पर काम करेगा। ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के समय में यह मेन लीडर हो जाता है और इसका अपना ऑर्डर चलता है। जब राष्ट्रपति शासन हो जाता है उस समय इसी का ऑर्डर चलता है। बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, शासन लगा है 8 बार, 8 बार। ठीक है। और जो अंतिम बार लगा था, लास्ट बार, अंतिम बार 2005 में लगा था शायद, उस समय बूटा सिंह थे राज्यपाल। बूटा सिंह हमारे राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह, बूटा सिंह, याद रखना है आपको। 2005 के अराउंड में लगा था, शायद 2004 या हाँ 2005 में लगा था। बूटा सिंह थे उस समय,
2005 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन एक बार लगा था। ठीक। और आप एक चीज समझ लीजिए कि जब जब राज्यपाल का पद खाली होगा, ठीक, आप एक चीज में, जब राज्यपाल का पद खाली होगा, पद वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो राज्यपाल का पद कौन संभालेंगे? पटना हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस इस पोस्ट को संभालेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है कि जब भी इसका पोस्ट खाली हो तो हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति जो है उसमें राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग राज्यपाल के बारे में। और क्या है, हाँ, सबसे पहला राज्यपाल, फर्स्ट राज्यपाल बिहार का राज्यपाल, पहला राज्यपाल जो है सर जेम्स सिप्टन, सर जेम्स सिप्टन। सिप्टन कब से कब तक था? 1935 से 37। सर जेम्स सिप्टन, सर जेम्स सिप्टन। ठीक। दूसरा एमजी हेलेट, सेकंड कौन था? सेकंड कौन था? वही एमजी हेलेट, हेलेट, एमजी हेलेट, 37 से 38। अब आपको सब का नाम याद नहीं रखना है, पहला दूसरा याद रख लिए। उसके बाद पहला भारतीय राज्यपाल, फर्स्ट भारतीय राज्यपाल, पहला भारतीय राज्यपाल, यानी कि ये सब तो अंग्रेज बन रहा था, लगातार 7 अंग्रेज बना था टोटल, 1 2 3 से लेकर 7 तक, 7वें नंबर पर आपका राज्यपाल बना था। ठीक। अंग्रेज बना था। ठीक, कोई भी भारतीय नहीं बन पाया था। उसके बाद जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद पहला भारतीय राज्यपाल या स्वतंत्रता के पश्चात पहला राज्यपाल, इसी को क्या बोल सकता है? स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट राज्यपाल, पहला राज्यपाल। ये दोनों अगर आप बोले तो ये दोनों है जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद कोई भी अंग्रेज नहीं बना, जयराम दास दौलत राम, ये हमारे पहले राज्यपाल बने। ठीक। और ये 1947 से 48 तक, 1947 से 48 तक, बस 1 से 2 साल, ज़्यादा साल ये नहीं किए। फिर आपका बहुत सारे आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दो व्यक्ति ऐसे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन और रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं। ऐसे राज्यपाल हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों इंडिया का प्रेसिडेंट भी बने बाद में जाकर। बस इतना ही है इससे रिलेटेड टॉपिक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस बुक के राइटर कौन है? ये राइटर है राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका एक ट्रिक है, महात्मा गांधी से संबंधित बिहार में जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप संभवतः उसका आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा बुक है। सबसे पहला बुक है राजेंद्र प्रसाद का, ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस, सम रेमिनिसेंस। दूसरा बुक है आपका, दूसरा बुक है गांधी जी के देन, गांधी जी के देन। तीसरा बुक है, यानी कि इसमें दूसरा बुक, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में। गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे तो गांधी जी पर बुक लिखते थे, बापू के कदमों में। तीसरा है चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चौथा है खादी का अर्थशास्त्र, खादी का अर्थशास्त्र। और पांचवा बुक जो इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है वो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ये बुक को तो जरूर याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। आपको इतना बुक राजेंद्र प्रसाद का है। ये सारे बुक के राइटर कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और आपको ये याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। अगला, आपको स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत सारा बुक जो है वो लिखा गया था, है ना। तो उसको उतना अभी तो नहीं देख पाएंगे, अभी फिलहाल जितना संभव कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने का उतना हम समझा रहे हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है आपका अ, पादरी की हवेली, गोवा, क्या बोलते हैं, रोमन कैथोलिक द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो इसको समझाते हैं। ये 1713 में, 1713 में रोमन कैथोलिकों द्वारा, रोमन कैथोलिकों द्वारा पटना में गिरजाघर की स्थापना की गई, गिरजाघर की स्थापना की गई, स्थापना की गई। और इसको अभी क्या कहा जाता है? पादरी की हवेली, यही 1713 में रोमन कैथोलिकों द्वारा। ठीक, अभी इसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट नाम है इसका पादरी की हवेली। अब बिहार का सबसे पुराना यही है गिरजाघर, इससे पुराना कोई भी गिरजाघर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें मंची, ये तो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है। ये डेथ किए थे शायद, उनके बारे में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था भागलपुर में, इनका जन्म हुआ था भागलपुर में, जन्म हुआ था भागलपुर में। ठीक है। दादा मुनि और अशोक कुमार के नाम से इनको जानते थे, मान जानते दादा मुनि और अशोक कुमार, और अशोक कुमार ये अभिनेता थे। और क्या है इनके बारे में, 1988 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, और 1999 में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए पद्म भूषण मिला था, 1988 और 1999। ठीक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के अवार्ड, और 1999 में आपको पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेगा, आपको लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। अगला, 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसको भी समझना है कि सबसे पहले 1870 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, इसके द्वारा वर्ष 1870 में, ठीक, स्थापित सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोमिक कार्मेल, ये कब स्थापित किया गया? 1870 में स्थापित, एक स्वैच्छिक निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वैच्छिक निकाय, यानी कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, वर्ष 1870 में। ठीक है। और यही 1940 में पटना विमेंस कॉलेज का स्थापना, इसके द्वारा, इसके द्वारा वर्ष 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज का स्थापना होता है। कौन करता है? यही सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो आपको तो इसमें याद है कि यूपी से लगेगा आपका, यूपी से 8 जिला, ठीक है। बिहार, क्या बोलते हैं, रुकिए, उसके बाद झारखंड से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, नेपाल से 7 जिला, और वेस्ट बंगाल से 3 जिला, वेस्ट बंगाल से 3 जिला। तो 8 जिला कौन कौन है? यूपी से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज से, गोपालगंज, सारण, सिवान,
भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास। रोहतास ये है। ठीक, झारखंड से सटा हुआ 8 जिला। झारखंड से सटा हुआ औरंगाबाद, औरंगाबाद। उसके बाद रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। भागलपुर और कटिहार। इसके बाद आ जाते हैं नेपाल से सटा हुआ 7 जिला। ये भी आपको याद रखना है कि ये लोग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले यूपी जो है वो वेस्ट में है, झारखंड जो है वो साउथ में है, नेपाल जो है नॉर्थ में है, और ईस्ट में हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। अब हम लोग इसको समझते हैं, नेपाल से सटा हुआ 7 जिला कौन कौन है। नेपाल से सटा हुआ हो जाएगा वेस्ट चंपारण। इसमें एक गलती हो गया था, ईस्ट चंपारण यूपी से टच नहीं करता है। देखिए जोड़िए, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गया। ईस्ट चंपारण नेपाल से टच करता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण नेपाल से सटा हुआ ईस्ट चंपारण हो गया। और सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर मत मारिएगा, शिवहर नहीं टच करता है। सुपौल, अररिया, सुपौल, अररिया और किशनगंज, और किशनगंज, किशनगंज। ये 7 जिला हो गया आपका। और वेस्ट बंगाल से टच करता है 3 जिला, और वो 3 जिला कौन है? आ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो 8 जिलों से लगने वाला 2 राज्य है। एक तो यूपी और दूसरा झारखंड। तो इसमें से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दोनों में 8 8, यूपी और झारखंड दोनों में 8 8। तो दोनों आंसर, इसका आंसर यूपी भी हो जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा। यानी कि बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये क्वेश्चन भी हमको लगता है फालतू ही है पूछा हुआ, कि कौन सा कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग की बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कौन सा अंतिम रेलवे स्टेशन है, ये सब उतना डिटेल में तो कोई पढ़ता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं खनिज के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, पाइराइट का। तो इसको तो समझ, पाइराइट रोहतास में है सर्वाधिक भंडार। ठीक है। पाइराइट उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है, और इसमें रोहतास जिला में पाइराइट पाया जाता है, एकदम सही है। तो ये एक हमको सही लग रहा है, एक हमको सही लग रहा है एक। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास में। गलत, चूना पत्थर केवल रोहतास में पाया जाता है, केवल रोहतास में पाया जाता है, कैमूर और मुंगेर में नहीं। ये हो गया हमारा 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत हो गया। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, एकदम सही है। 3 नंबर सही। 1 और 3, कौन सा कथन सही है? 1 और 3, ए नंबर लगा हो रहा है हमको लगता है। चूना पत्थर जो है आपको कैमूर में भी पाया जाएगा। हाँ ठीक है, आपका ये भी सही, 2 नंबर भी सही है। चूना पत्थर आपका कैमूर में भी, मुंगेर में भी, रोहतास में, मैक्सिमम आपको रोहतास में। तीनों सही है, तीनों सही आपका। ई नंबर ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। 1 2 3 वाला ऑप्शन तो नहीं है। 1 2 3 तीनों सही, यानी कि ई नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। चलिए खनिज में देख लेते हैं हम लोग। खनिज,
खनिज। बिहार में खनिज के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर। रोहतास, कैमूर, मुंगेर। कैमूर में कौन? भभुआ और मुंगेर। रोहतास, कैमूर, मुंगेर। ठीक। दूसरा नंबर पाइराइट। पाइराइट है आपका रोहतास में। रोहतास में। तीसरा अभ्रक। अभ्रक में आ जाएगा आपका नवादा, जो कोडरमा से सटा हुआ है, गया। जमुई, मुंगेर। जमुई और मुंगेर। चौथा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी हो जाएगा आपका भागलपुर। अब भागलपुर से सटा हुआ जिला ही है बांका और मुंगेर। मुंगेर। पांचवा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का बात करें तो मुंगेर, जमुई, गया। मुंगेर, जमुई और गया। मुंगेर में भी कौन? खड़गपुर की पहाड़ी। मुंगेर में कौन? खड़गपुर की पहाड़ी। छठा नंबर है बॉक्साइट। बॉक्साइट जिस जो एल्यूमिनियम निकलता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट सिर्फ और सिर्फ बिहार में मुंगेर में पाया जाएगा। ठीक है, और ये मुंगेर में कहाँ? खड़गपुर की पहाड़ी। वही खड़गपुर की पहाड़ी। अगला बॉक्साइट के बाद हम लोग आते हैं सातवां नंबर पे सोना। सोना में आपको जमुई। जमुई में भी सबसे फेमस है करमिटिया। करमिटिया। करमिटिया वाला एरिया, ये आपको याद रखना है। जमुई सोना के लिए फेमस है। मुंगेर। मुंगेर में भी थोड़ा सा सोना है। और वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण आठवां। आठवां नंबर पर है शोरा। शोरा का व्यापार करने आते थे पुर्तगाली, डच। पढ़े थे हम लोग। शोरा वाला एरिया जो है सारण, मुजफ्फरपुर, सारण छपरा वाला एरिया, मुजफ्फरपुर। और आपका बेगूसराय। बेगूसराय और ईस्ट चंपारण। नौवां नंबर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का घड़ी भी बनता है। जमुई, नवादा, गया। 10वां नंबर यूरेनियम। क्या बिहार में यूरेनियम भी पाया जाता है? डाउट है। गया और नवादा। गया और नवादा। 11। 11 नंबर स्लेट। स्लेट। स्लेट मुंगेर में पाया जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी। अगला मैंगनीज। 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 मैंगनीज हो जाएगा गया और मुंगेर। गया और मुंगेर, देखिए मुंगेर लगभग में है, तो मुंगेर ऑप्शन छोड़ के बाकी जो है उसको याद कीजिए। मुंगेर सब में मार दीजिए। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये भी हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर। अगला है गैलेना। गैलेना लेड का एस्ट है। ये बांका में पाया जाएगा। बांका। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको एक ही है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। और अगला है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस आपको कहाँ पाया जाएगा? जो आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न यानी कि पहला जो हम लोग का नेचुरल गैस है प्राकृतिक, डिगबोई में उसका ना, असम, डिगबोई असम में। असम से सटा हुआ एरिया आपका ईस्ट वाला बिहार है। आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन हो जाएगा? पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये वाला एरिया हो जाएगा आपका। ये जो था टॉपिक वो भी समाप्त हो गया। खनिज, जो खनिज था बिहार में वो भी समाप्त हो गया। फल्गु नदी वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? फल्गु नदी तो मुहाना और लीलाजन नदी। मुहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। ठीक है।
और ये फल्गु नदी का निर्माण करती है। फल्गु नदी जो है लीलाजन नदी को निरंजना, लीलाजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निरंजना या नीलांजना या नीलांजना बोलते हैं। ठीक है, जिसको जिसको फल्गु को भी निरंजना बोल देते हैं हम लोग, और फल्गु को भी बोल देते हैं निरंजना। फल्गु को भी, या तो लीलाजन को या तो फल्गु को निरंजना बोलते हैं। ठीक है, और इसी के किनारे जो है इसी के किनारे आपका बुद्ध भगवान जो है वो अपना तपस्या किए थे। याद रखिए इसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, और ब्रेथ चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई लेता है। तो लंबाई है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, और चौड़ाई है 270 किलोमीटर। नहीं, मीटर में ना होगा, लंबाई लंबा है, चौड़ाई कम रहता है, 270 मीटर। एवरेज है ये, एवरेज, एवरेज चौड़ाई इतना ही है, 270 मीटर। ठीक है, और फल्गु नदी से आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ प्रतिवर्ष जो है पितृपक्ष मेला लगता है। पितृपक्ष मेला, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है अपने पूर्वजों का, पिंडदान, पिंडदान किया जाता है, मोक्ष की कामना करते हैं उसकी, है ना। तो यही है फल्गु नदी से रिलेटेड। अब आते हैं, इसको ऊपर खींचते हैं। बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये ठाकुरगंज, कहाँ गया ठाकुरगंज, बी नंबर ऑप्शन ठाकुरगंज। इसको समझते हैं, चाय बागान, चाय बागान की स्थापना बिहार में कहाँ की गई थी, इसको समझते हैं सबसे पहले। 1990 के दशक में, 1990 के दशक में क्या हुआ था, किशनगंज में चाय की खेती स्टार्ट हुई। किशनगंज में चाय की खेती स्टार्ट। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम किशनगंज का ठाकुरगंज और पोठिया आदि प्रखंड में चाय बागान की स्थापना हुई। तो इस किशनगंज का दो एरिया था, पहला ठाकुरगंज और पोठिया, पोठिया में चाय बागान की स्थापना। सर्वप्रथम ठाकुरगंज, उसके बाद पोठिया, ये दोनों किशनगंज में है, तो ये भी याद रखना है। वर्तमान में किशनगंज में 7 प्रखंडों में से 40,000 एकड़ में चाय की खेती की जा रही है। बिहार में किशनगंज जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी चाय के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और चाय के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त मिट्टी है, तो इसलिए किशनगंज में चाय का खेती ज्यादा पॉसिबल है। आगे आते हैं, दशकीय वृद्धि, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, दशकीय वृद्धि क्या है। हम्म, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम चुनना है। हाँ, तो ये वाला हम एक बार बताए थे बिहार सेंसस में। देखिए, ये बिहार सेंसस 2011 वाला था, बिहार सेंसस 2011, उसको हम करवाए थे, और इसमें यही सब चीज समझना था। जनसंख्या के बारे में सब चीज देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार का जनसंख्या बताए थे कि 10,41,00,000 हो जाता, लेकिन उससे कितना कम है, 48 कम है। तो 10,41,00,000 में से अगर 48 कम है तो कितना होगा, 99,452, कितना होगा, यानी कि 448 कम है। कितना कम है, 448 कम है 10,41,00,000 में से। और ये जो जनसंख्या है वो इंडिया में थर्ड है। इंडिया में किस किस नंबर पर, थर्ड है, थर्ड। और इंडियन पॉपुलेशन का, इंडियन पॉपुलेशन का 8.6%, इंडिया में थर्ड है और इंडियन पॉपुलेशन का 8.6%। ठीक, और जनसंख्या में भी आप जान लीजिए कि शहरी
जनसंख्या है 11.3% और ग्रामीण जनसंख्या है आपका 88.7%। खोल दो सूरज। 88.7%, यानी कि अभी भी गांव की जनसंख्या बिहार में ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तीन को हम लोग को याद रखना है। पटना, दूसरा ईस्ट चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, पटना, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। और मिनिमम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, इसमें भी तीन जिला याद रखना है। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शिवहर और अरवल, तीनों छोटा छोटा जिला है, जनसंख्या भी कम है। और यही तीनों जिला है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। पॉपुलेशन में तीन जिला आता है और वो यही तीन जिला है जिसका 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाला तीन जिला यही है। अगला, और पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। 1106 राज्यों में मैक्सिमम है। इंडिया में जितना भी राज्य है उसमें राज्यों में मैक्सिमम है। राज्यों में मैक्सिमम है जनसंख्या घनत्व। और अगर राज्य या यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला दे तो सबसे ज्यादा दिल्ली का है। और दिल्ली का कितना जनसंख्या घनत्व? 11,297। 11,297, यानी कि दिल्ली के कंपेरिजन में तो बहुत कम है, लेकिन इंडिया के कंपेरिजन में, राज्य के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। और सबसे मिनिमम किसका है राज्य में अगर बात करें मिनिमम, तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व और वो कितना है? 17। यानी कि वहाँ पे आपका एरिया ही वैसा है, लोकेशन उसका ऐसा है, पेड़ पौधे ज्यादा है और आपका क्या बोलते हैं, खाई वगैरह, वहाँ पे आदमी रहेगा कैसे, घर बनाएगा कैसे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है। ठीक है। दशकीय वृद्धि, अब दशकीय वृद्धि का बात करते हैं। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि है 25.42%। 25.42%। ठीक है। और सर्वाधिक का बात करें, सर्वाधिक का अगर बात करें, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, तो सर्वाधिक में हो जाएगा आपका मधेपुरा। मधेपुरा। और मिनिमम का बात करें तो न्यूनतम में हो जाएगा आपका गोपालगंज। गोपालगंज। गोपालगंज सर्वाधिक में मधेपुरा और न्यूनतम में गोपालगंज। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। आपका देखिए सर्वाधिक में कौन है? मधेपुरा। सर्वाधिक में मधेपुरा, यहाँ पे मधेपुरा मैक्सिमम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। आप जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम लिखना है, तो सबसे ज्यादा मधेपुरा। मधेपुरा कभी भी सेकंड पे नहीं आएगा, मैक्सिमम है। देखिए आपका ए नंबर छट गया, बीच में कहाँ था मैक्सिमम? मधेपुरा यहाँ भी नहीं आएगा, तो मधेपुरा हमेशा टॉप पर आएगा। सेकंड थर्ड से मतलब नहीं है, आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अगला, कृषि आधारित उद्योग का बात कर रहा है इसमें। कृषि आधारित उद्योग का बात कर रहा है। चलिए यहीं पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? चलिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग के बारे में देख लेते हैं, है ना। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। ठीक। ऐसे तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या उगेगा? अनाज आधारित होगा। अनाज, अनाज आधारित। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। किस कृषि आधारित, बिहार जो है वो क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे उद्योग का संभावना ज्यादा है लेकिन उद्योग है नहीं। कृषि प्रधान राज्य है बिहार, कृषि प्रधान राज्य है। इसके बाद इसमें क्या समझना है, आधारित जो है इसमें मेनली बिहार में कृषि किस किस कौन कौन सा चीज है जिसकी संभावना है। तो संभावना किस किस चीज की है उद्योग की, तो उसको हम लिख देते हैं। चीनी, चीनी का संभावना है, चीनी मिल था पहले, अब बहुत खत्म हो गया। जूट, इथेनॉल, इथेनॉल भी है। ठीक है, इथेनॉल प्लांट आपका लगाया जा रहा है। चावल, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण,
उसके बाद आ जाता है आपका चमड़ा। चमड़ा उद्योग का भी पहले था, चमड़ा उद्योग बहुत था, अब कम हो गया वो भी। लकड़ी, लकड़ी का भी हो सकता है यहाँ पे। प्लाईवुड, प्लाईवुड का भी हो सकता है। तो ये आपको कृषि आधारित का बृहद संभावना है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर्स में कि फूड पार्क का गठन किया गया है। कहाँ पर? 3 जगह पर किया गया है। भागलपुर, बक्सर, बक्सर और कटिहार, कटिहार। ये 3 जगह आपको फूड पार्क बनाया गया है। क्यों? ताकि फूड प्रोसेसिंग करने में कोई दिक्कत ना हो सके, फूड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फूड पार्क बनाया गया है। और खाद्य उत्पादन में अगर हम लोग बात करें, खाद्य उत्पादन में, तो बिहार इंडिया में 7th पोजीशन है, 7th। ठीक, खाद्य उत्पादन 7th। सब्जी में, सब्जी उत्पादन में बिहार का कितना रैंक है? सब्जी उत्पादन में 3rd। ठीक। और फल उत्पादन में, फल उत्पादन में, फल उत्पादन में बिहार का 6th रैंक है, 6th रैंक है, 6ठा पोजीशन है। ठीक। मखाना का बात करें, मखाना जो मधुबनी में होता है, मधुबनी दरभंगा, मखाना मेनली कहाँ होगा? मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी और दरभंगा, यही 2 जगह मखाना मेनली होता है बिहार में। तो पूरा इंडिया में फर्स्ट रैंक है, इसका कोई टक्कर नहीं मखाना। ठीक है। लीची, लीची, लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। लीची में भी फर्स्ट रैंक है इंडिया में। ठीक, ठीक है। और कृषि रोड मैप जो आया था 3 को, कृषि रोड मैप, मैप, ठीक है। कृषि रोड मैप का जो तीसरा वाला था, 3rd वाला, उसमें आपको खाद्य प्रसंस्करण पर बल दिया है, खाद्य प्रसंस्करण पर बल दिया गया है, बल दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण पर बल दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक। अब बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग जो है वो सबसे टॉप पर है, अनाज आधारित उद्योग। ठीक है। बिहार में कुल 79.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 72 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती होती है, यानी कि टोटल 79.46 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर, इतना भूमि में से 32 लाख, यानी कि 40% जो है, इसका 40% पर केवल चावल का खेती होता है, चावल का खेती। और चावल में टॉप पर है रोहतास, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतास, ये भी आपको याद रखना है, रोहतास। ठीक है। और गन्ना, गन्ना में मेरे हिसाब से वेस्ट चंपारण या ईस्ट चंपारण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग नेट पे भी देख के इसको सुधार सके। सही होगा तो बहुत बढ़िया बात है ना। अनाज आधारित उद्योगों के बाद सबसे पहले आपका अनाज आधारित उद्योग आता है, इसके बाद आपको गन्ना और जूट। ठीक है। पहला नंबर पर आ जाता है अनाज आधारित उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, उद्योग। इसके बाद सेकंड पर आ जाता है गन्ना, और थर्ड पर आ जाता है जूट, जूट। जूट के लिए आपको याद रखना है पूर्णिया, कटिहार, जूट के लिए। वेस्ट बंगाल जूट में फर्स्ट आता है, बिहार जूट में सेकंड। जूट में आपका वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट है पूरे इंडिया में, और बिहार सेकंड है, बिहार सेकंड है। तो खाद्य आपका हमको लगता है कि खाद्य कृषि आधारित उद्योग से इतना ही है। तो देखिए आपका ये 60th बीपीएससी का क्वेश्चन जो है मैंने जितना मुझसे हो पाया मैं लगभग लगभग करवा चुका हूँ, और इस एक क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने का कोशिश किया हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। जब हम लोग सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, समझिए आपका बिहार का टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो भेजिएगा ताकि उनको इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।